नमस्कार दोस्तों, आईपीसी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आईपीसी में हमने क्या कराया था पिछले क्लास में, आज हम उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यहाँ से रेगुलर क्लासेस चलेंगी आईपीसी की, बिना रुके टुके आपको लगातार ये क्लासेस अटेंड करनी है। हर वीकेंड क्लास 5 to 6 PM चल रही है हमारी। 5 to 6 PM आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे एस्पेक्ट कवर कराए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चली थी इससे पहले, अब हम आईपीसी की क्लास में आ चुके हैं। तो आईपीसी का रिवीजन या आईपीसी को बिल्कुल फ्रेश तरीके से जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं वो इस क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। बैचेस जो हैं वो केवल एक ही बैच अवेलेबल है, वीकेंड बैच है 5 to 6 सैटरडे संडे। तो आज जो है हम आईपीसी के कुछ जनरल एस्पेक्ट को कवर करेंगे ताकि अगली क्लास में ये हम आपको कायदे से डिटेल वे में समझा सकें, आपको बैकग्राउंड देने की ज़रूरत ना पड़े। आईपीसी में सबसे पहले हम आईपीसी के सोर्स को जानेंगे कि सोर्स क्या है आईपीसी का, जो कि हमने बता चुके हैं पहले से भी, लेकिन फिर से हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आईपीसी का सोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि हर लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे आईपीसी डिफाइंड है, याद देखो। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अब हम जानते हैं कि जो विधि बनाने की शक्ति है, अगर आप विधि या लॉ की बात करते हैं तो लॉ कैसे बनता है। लॉ को बनाने के दो तरीके हैं, दो ब्रॉडर एस्पेक्ट में लॉ को बनता है। एक तो लॉ वो जो डिसाइड कर दिया जाता है, जो डिसाइडेड है वो टेरिटरी वाइज है, ये टेरिटरी वाइज फिक्स है कि केंद्र के क्या अधिकार हैं, राज्य के क्या अधिकार हैं और दोनों के सम्मिलित अधिकार कहाँ पे हैं, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग, कि अगर किसी चीज़ का सब्जेक्ट मैटर है तो उस सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग लॉ क्या होगा, उस सब्जेक्ट मैटर में वो लॉ फिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि जीएसटी है तो जीएसटी कह दिया गया कि सेंटर का सब्जेक्ट मैटर है, तो सब्जेक्ट मैटर सेंटर है तो सेंटर ही इसको डिसाइड करेगा। तो इस तरह से हम इसको अब समझते हैं आईपीसी कहाँ लाई करता है। तो सबसे पहले लॉ जो है वो दो तरीके से डिसाइड होता है। एक तो जो टेरिटरी वाइज है, जो जोन है, लोकल जोन है, स्टेट जोन है, उसकी बाउंड्रीज हैं, तो उसके हिसाब से लॉ डिक्लेयर होगा कि हर जगह का लॉ अलग अलग होगा। बंगाल है तो वहाँ कुछ अलग नियम है, बिहार है वहाँ अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, दिल्ली में कुछ अलग है। ठीक है, दिल्ली ज़्यादातर केंद्र के नियमों के अनुसार चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन जो एम्फेसाइजिंग एंटिटी है वो सेंटर है। अब हमारे संविधान में ये चीज़ कहाँ दी हुई है, तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्ट 11 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 11 में यूनियन और स्टेट की लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशंस हैं वो हैं। रिलेशंस जो हैं किसके हैं, एक तो यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, यूनियन और स्टेट के लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस दिए गए हैं। या फिर बोल सकते हैं विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका या प्रशासनिक कह सकते हैं, उनके संबंधों का जिक्र जो है लेजिस्लेटिव पार्ट में हमारे दे रखा है पार्ट 11 में। भाग 11 कहाँ तक है, 245 से लेकर के हम 255 तक पढ़ेंगे। वैसे तो ये 268 तक 263 तक जाता है, 263 तक, लेकिन हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे लॉ मेकिंग एक्सरसाइज पावर की बात कर रहे हैं। तो 245 से लेके 255 तक की हम आर्टिकल 245 से लेके पार्ट 11 के आर्टिकल 245 से 255 तक की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो अब इतनी चीज़ समझ में आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ है वो दो तरीके से, एक टेरिटरी वाइज हो, एक सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग लॉ बनता है। पार्ट 11 में जो है राज्य के विधानमंडल दल हैं या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि पार्लियामेंट है, इनके संबंधों का जो जिक्र कर रखा है 245 से लेके 263 तक विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। लेकिन हम यहाँ पे 245 से 255 की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लॉ मेकिंग एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। अब हमने दो चीज़ें देखी, यानी कि लॉ बनाने का जो लेजिस्लेटिव पार्ट है उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से, समझ में आ रहा है।
अगर आ रहा हो तो आप लोग एक बार कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा। ये वीडियो रिकॉर्डेड है इसलिए लाइव कमेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन लाइव पढ़ाने में इसलिए अच्छा लगता है कि लाइव में कमेंट साथ साथ मिलते रहते हैं। अब लेजिस्लेटिव पार्ट, इस पार्ट को हमने ये चीज़ समझ ली कि भाग 11 जो है, पार्ट 11 जो है 245 से 255 जो है यहाँ पे आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में, यानी कि प्रशासनिक संबंधों के बारे में जो जिक्र किया गया है भाग 11 के 245 से लेकर 255 तक। इससे हमने लेजिस्लेटिव पार्ट हमने निकाल लिया। अब इस लेजिस्लेटिव पार्ट को हमने दो पार्ट में देखा है। एक तो हो गया तुम्हारा टेरिटरी, अधिकार क्षेत्र, राज्यों के अधिकार क्षेत्र हैं जो 245, और दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पार्ट दो तरीके से हो गया, एक टेरिटरी वाइज हो गया, एक दूसरा हो गया सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज और टेरिटरी वाइज दे रखा है, तो टेरिटरी वाइज हो गया 245 और सब्जेक्ट वाइज हो गया 246। अब 245 में भी दो क्लॉज आ गए, टेरिटरी के अंदर विद इन टेरिटरी है अगर तो ठीक है, अगर राज्य की सीमा के अंतर्गत लगता तो ठीक है, वहाँ पे राज्य का होगा। अदर आउटसाइड टेरिटरी है तो वहाँ पे सेंटर एम्फेसाइजिंग फोर्स एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे टेरिटरी में 245 में विद इन टेरिटरी है और आउटसाइड टेरिटरी है। लॉ बनाने का काम या तो संसद करेगी या फिर राज्य के विधानमंडल दल करते हैं, ये तो आपको पता ही है जैसा मैंने बता दिया। अब आपके टेरिटरी में विद इन टेरिटरी हो गया, आउटसाइड टेरिटरी हो गया। अब शेड्यूल में कई सारे शेड्यूल दे रखे हैं 246 में, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे शेड्यूल 7 जो है, शेड्यूल 7, अब शेड्यूल 7 को हम उठा लेते हैं। यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्षेत्रीय और सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु के अकॉर्डिंग हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है। जो क्षेत्रीय जोन के अकॉर्डिंग हमने कैटेगराइज किया है उसमें हमने बताया कि विद इन टेरिटरी और बियॉन्ड द टेरिटरी। तो 245 एक जो है विद इन टेरिटरी की बात करता है, तो यहाँ पे 245 एक के अंतर्गत पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आ जाते हैं। बियॉन्ड टेरिटरी की बात करेंगे तो फिर उसमें दूसरे टेरिटरी से संबंधित अन्य राज्यों की सीमाओं को छुएगा, तो अन्य देशों की सीमाओं को छुएगा, उससे रिलेटेड मैटर आ जाते हैं। अब हमने दूसरा बताया सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर जो है आर्टिकल 246 है। आर्टिकल 246 में जो ये सब्जेक्ट मैटर है इसको थोड़ा डिटेल में अब देखने की ज़रूरत है। ये जो सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल 246 में सब्जेक्ट मैटर, इसको हम जो है 3 तरीके की यहाँ पे लिस्ट दे रखी हैं। एक तो तुम्हारी है यूनियन लिस्ट, दूसरी तुम्हारी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट जो दे रखी है वो तुम्हारी कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी है। एक लिस्ट दे रखी तुम्हारी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट दे रखी तुम्हारी स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट तुम्हारी जो दे रखी है वो दे रखी है कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट दे रखी है? कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी है। पहली लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है वो एंटिटी 97 है, जो एंटिटी 97 है उसमें यूनियन लिस्ट है। एंटिटी 66 है उसमें स्टेट लिस्ट डिफाइन की गई है, और एंटिटी नंबर 47 जो है इसमें कॉन्करेंट लिस्ट डिफाइन की गई है। यूनियन लिस्ट में आपको पता है कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, संसद कानून बनाएगी यहाँ पे यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाएगी। और यहाँ पर जो एंटिटी 47 है यहाँ पे पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कानून बना सकती है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है आर्टिकल 245 में टेरिटरी वाइज है, आर्टिकल 246 बात करें तो सब्जेक्ट वाइज लॉ मेकिंग एक्सरसाइज होती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो क्योंकि लॉ जो है वो पार्लियामेंट में ही बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा तो लॉ मेकिंग एक्सरसाइज जो है हमारे संविधान में कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246।
अब ये सारे आर्टिकल कहाँ दे रखे हैं, पार्ट 11 में 245 से लेके 255। यहाँ पे क्या दे रखा है, यूनियन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच में संबंधों का जिक्र किया गया। तो 245 में तो हो गया क्षेत्रीय और 246 में हो गया विषय वस्तु। क्षेत्रीय में विद इन टेरिटरी हो गया, बियॉन्ड टेरिटरी हो गया। विषय वस्तु में तुम्हारा यूनियन लिस्ट आ गया, स्टेट लिस्ट आ गया, कॉन्करेंट लिस्ट आ गया। यूनियन लिस्ट में जो है एंटिटी नंबर 97 में तुम्हारा जो है यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। एंटिटी नंबर 66 है स्टेट लिस्ट, जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कानून बनाने का अधिकार है। कॉन्करेंट लिस्ट है एंटिटी नंबर 47, जहां पे पार्लियामेंट भी कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कानून बनाती है। तो यहाँ से एक चीज मैंने निकाल ली, शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 की कौन सी लिस्ट हो गई, पहली लिस्ट है तुम्हारी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है तुम्हारी स्टेट लिस्ट और तीसरी कौन सी लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी है, थर्ड लिस्ट, ये है थर्ड लिस्ट। तो शेड्यूल 7 की जो थर्ड लिस्ट है उसकी जो एंटिटी है, एंटिटी नंबर कौन सी है, 47। ठीक है, यहाँ पर जो लॉ दे रखे हैं कौन कौन से, जो कॉन्करेंट लिस्ट की शेड्यूल 7 है उसमें जो लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट वो कौन सी है, थर्ड लिस्ट है। उसकी एंटिटी नंबर जो 47 है उसमें 3 एंट्री दे रखी हैं। पहली एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 1 जो है वो इंडियन पीनल कोड की है, और जो दूसरी एंट्री है वो CRPC की है, और जो तीसरी एंट्री है वो एविडेंस एक्ट की है। पहली लिस्ट जो है आईपीसी 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ हमारा, लेकिन हम इसको आईपीसी 1860 क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर 1860 में हमें इसकी गवर्नमेंट की, गवर्नर की कंसेंट मिली थी। एंटिटी नंबर 2 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC 1973, और तुम्हारा एविडेंस लॉ जो है 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। तो एंट्री नंबर 3 जो तुम्हारी है वो एविडेंस एक्ट की है। 3 एंट्रियां हैं शेड्यूल 7 में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीसी का सोर्स क्या है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगाइए। ठीक है, आईपीसी के सोर्स मैंने बता दिए। अब मैं पिछली क्लास का पूरा रिवीजन एक बार देखें कराता हूं कि पिछली क्लास का आपको कितना याद है। तो मैंने बताया था आईपीसी में टोटल जो है 23 चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स 23 हैं, और इसमें टोटल सेक्शन जो हैं वो 511 सेक्शंस हैं, 511 सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर्स हैं। ठीक है, लास्ट वाला है अटेम्प्ट, जो चैप्टर 23 है वो अपराधों को करने के प्रयास के विषय में, अटेम्प्ट के विषय में है। ठीक है, 511 टोटल सेक्शंस हैं इसमें। अब इनको हमने कहा था कि रेंज के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। टोटल 23 चैप्टर्स को रेंज के हिसाब से 2 पार्ट में अगर हम तोड़ें तो एक तो हमारी जनरल आ जाती है, जनरल ऑफेंसेज आ जाते हैं जो किसी भी कैटेगरी में फिट बैठते हैं, वो जनरल ऑफेंसेज के नेचर में आते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक ऑफेंसेस। ठीक है, जनरल ऑफेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जनरल ऑफेंसेस कौन कौन से चैप्टर में दिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5A और चैप्टर 23। ये तुम्हारे जनरल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। 1, 2, 3, 4, 5, 5A और 23 ये जनरल ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं। स्पेसिफिक ऑफेंसेस होते हैं, ये तुम्हारे जनरल ऑफेंसेस हैं। यहाँ पे ये जो ऑफेंस है अपने आप में अपराध है, जैसे किसी को चाकू मार देना। भाई साहब, चाकू मारना कोई अच्छा काम तो है नहीं, अपराध है, ये जनरल ऑफेंस में आता है। ठीक है, चाकू मारना ये अपराध हो गया, यानी एक्ट अपने आप में अपराध है। ऐसा कोई कार्य करना जो अपने आप में अपराध बनता है, तो ये जनरल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है, उसको हम जेनरिक कैटेगरी मान लेते हैं। दूसरा आता है स्पेसिफिक ऑफेंसेस, जहाँ पे डिफाइंड है कि ये ऑफेंस स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा कि ये ऑफेंस हुआ है, यानी पनिशमेंट का क्या। तो इसमें स्पेसिफिक ऑफेंस में एक तो है तुम्हारा पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंसेस जो होते हैं, जो पब्लिक के अगेंस्ट हैं। ठीक है, पब्लिक के अगेंस्ट अपराध जो होंगे वो स्टेट के अगेंस्ट अपराध माने जाएंगे, क्योंकि हाँ ज़्यादातर ये माना जाता है कि स्टेट जो है वो इसीलिए बने वेलफेयर ऑफ द, इनको
यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए स्टेट बने हैं, अदरवाइज स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो लोकतंत्र है ये लोकतंत्र पब्लिक से चल रहा है, लोगों से चल रहा है, लोगों से ही लोकतंत्र है। लोगों को नहीं है ज़रूरत तो फिर किसी भी राज्य की ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ लोगों को लगता है कि राज्य हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा है, राज्य हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस जो होंगे वो तुम्हारा चैप्टर 6 है, और 6 से लेके 22 चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जहाँ पे अगर सेक्शन की बात करें तो 121 से लेकर के 298 सेक्शन यहाँ पे आपके कवर है। इसके बाद तुम्हारे ऑफेंस दूसरे हैं, प्राइवेट ऑफेंस में आ जाते हैं। प्राइवेट ऑफेंस में आ जाएंगे तो प्राइवेट में चैप्टर 16 से लेकर के चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 15 तक है। 121 से लेकर 298 सेक्शंस हैं। चैप्टर 16 से लेकर के चैप्टर 22 तक पूरी रेंज बता गया था मैं। 299 से लेकर के 510 तक, 511 तो चैप्टर 23 में कवर कर दिया मैंने। तो 121 से लेकर 298 पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस जो वो माने जाएंगे। 6 से 15 से जो चैप्टर हैं वो हैं। 121 से लेकर 298 सेक्शंस हैं। प्राइवेट ऑफेंसेस कब कौन से हैं? जो चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 22 तक के, 299 से लेकर 510 तक, ये तुम्हारे प्राइवेट ऑफेंसेस आते हैं। अब इसमें मैंने बताया था चैप्टर 1 जो है 1 से लेके 5 तक के जो सेक्शन हैं उसमें मैंने सारे ये मोटी मोटी चीज़ें बता दी थी। वो मैंने क्या बताया था बता देता हूँ मैं आपको। चैप्टर 1 बताया गया है, इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंडिया में हमने सेक्शन 1 और 2, चैप्टर 1 में कितने सेक्शन हैं? 5 सेक्शन है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि इसका जो है सबसे पहले प्रीएम्बल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई भी लॉ है उसके प्रीएम्बल सबसे पहले दिया होता है। तो सबसे पहले बताया गया कि ये एक्ट क्या होगा तो और कहाँ लागू होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में दिया गया टाइटल, यानी कि शीर्षक क्या होगा इस एक्ट का, एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन विस्तार कहाँ तक होगा, ये जो कोड है ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा, किस किस जगह पे लागू है। तो ये कहा गया टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड, सेक्शन 1 में उसकी बात की गई है। तो ये कहा गया कि ये पूरे भारतवर्ष में लागू होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में रणवीर पिनल कोड लागू होती थी, आईपीसी लागू नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि ये हमारी सरकार ने चेंजेस कर दिए हैं वहाँ पे, अब वहाँ पे भी आईपीसी एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे इंडिया और आउटसाइड इंडिया में सेक्शन 1 में होल इंडिया में लागू है। अब यहाँ पे एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड, यहाँ पे टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। दूसरा कह रहा है कि ऑफेंसेस के बारे में, सेक्शन 2 ऑफेंसेस जो हैं अगर विद इन इंडिया कमिट किए गए हैं। अब ऑफेंसेस में क्या आ गया, कोई भी एक्ट या फिर कोई भी ओमिशन, एवरी एक्ट और एवरी ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजन, जो इसमें प्रोविजन डिफाइन किए गए हैं, अगर उस प्रोविजंस के कंट्रेरी हैं, अगर वो कंट्रेरी हैं उस प्रोविजंस के, यानी कि अगर आपसे ये कहा गया कि आपको लॉफुली ये काम करना है और आप उसका ओमिशन कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो वो काम, जैसे कि आपको समय पे टैक्स जमा करना है तो आप टैक्स नहीं जमा कर रहे हो, तो जानबूझ के आप उसका ओमिशन कर रहे हो, तो ये एक अपराध हो गया। या फिर आपका एक्ट जो आप काम कर रहे हो वो इलीगल है, या तो इलीगल काम कर रहे हो या फिर कोई लीगल काम है वो नहीं कर रहे हो, वो ऑफेंस होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक्ट और ओमिशन अगर हम कहेंगे तो हम बोलेंगे सेक्शन 33। अब याद रखना यहाँ पे सेक्शन 33 जो है वो एक्ट और ओमिशन की बात करता है, ठीक है। एक्ट और ओमिशन कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 33 में। आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं
तो आउटसाइड इंडिया में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 आ जाते हैं। सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि लाइबल अंडर इंडियन लॉ, यानी भारत के बाहर कहीं भी कोई अपराध किया गया है, लेकिन वो इस तरह का अपराध है, उसकी कैटेगरी है कि भारत के अंदर कहीं भी उसका विचारण किया जा सकता है, तो वो अपने आप में उसको आईपीसी के अंदर में माना जाएगा आउटसाइड इंडिया के बाहर होने के बावजूद। या फिर इंडियन सिटीजन, सेक्शन 4 कह रहा है कि भारत के ही किसी व्यक्ति ने अपराध किया है लेकिन भारत के बाहर कर दिया है, तो भारत के व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, भारत के बाहर किया है, तो कैसे कर सकता है कि भाई किसी जलयान में, सी पोर्ट में, कोई एयरपोर्ट में, कहीं फॉरेन लैंड पे, कहीं पे भी उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो भारत के बाहर किया है और हमारे आईपीसी के द्वारा विचारणीय है भारत के अंदर, तो उसको आउटसाइड इंडिया वाले को भी इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। अब सेक्शन 5 इसके एक्सेप्शन की बात करता है। सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि कुछ लोगों को, जैसे कि आर्मी के ऑफिसर हैं, नेवी के ऑफिसर हैं, या फिर जैसे कि दंगा बलवा दबाने के दौरान वो किसी को मारते हैं, ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि गोली चलानी पड़ जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो उन लोगों को इससे छूट दी गई है, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। अगर आप सरकारी ड्यूटी के दौरान आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते वक्त आपसे कोई ऑफेंस हो जाता है जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, जैसे कि किसी को मार देना या किसी को गोली लग जाना, जब दंगा बलवा दबाने की कोशिश कर रहे हो तो एक दो लोगों को फायरिंग में के दौरान ग्रीवियस हर्ट हो जाना, ठीक है, तो इसमें उनको एक तरह से छूट दी जाती है कि वो मतलब इसके अपराध की श्रेणी में वो नहीं आता है। तो ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 हमने रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में हमने क्या किया था? चैप्टर 2 में हमने रेंज बताई थी 6 से लेके, सेक्शन 6 से लेके 52A, 6 से लेके 52A में हमने रेंज बताई थी चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 को, अच्छा एक चीज़ हमने और बताई थी पिछले क्लास में कि आईपीसी जो है 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ और ये अधिनियमित किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को, और ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, फर्स्ट ड्राफ्टिंग कमेटी कब आई थी? 1834 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसको गवर्नर जनरल की अनुमति 1860 में मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को, और 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुआ, ठीक है। अब हम फटाफट से 6 से लेके 52A जो जनरल एक्सप्लेनेशंस का सेक्शन है उसकी बात करते हैं। हमने क्या क्या बताया था जनरल एक्सप्लेनेशन में। तो सबसे पहले हम जनरल एक्सप्लेनेशन में आते हैं। फटाफट रिवाइज कर लो, बताओ फटाफट क्या क्या बताया है उसमें जनरल एक्सप्लेनेशन में। तो अब फटाफट हम रिवाइज करते हैं। सेक्शन 20, देखो मुझे जो सही लगता है मैंने उस हिसाब से अपनी कैटेगरी बना लिया और उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और उस हिसाब से मैंने जो है यहाँ पे, आपको अगर सुटेबल कुछ और लगता है तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से मैंने जो सेक्शन मुझे अच्छे लग रहे हैं वहाँ वो मैंने एक साथ लिख लिए। सेक्शन 20 और सेक्शन 19, देखो सेक्शन 20 के बाद सेक्शन 19 क्यों लिखा? क्योंकि कोर्ट पहले आती है। तो सेक्शन 20 में कोर्ट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 19 में जजेस को डिफाइन किया गया, जजेस की डेफिनेशन दी गई। मैंने बताया था डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन में क्या अंतर होता है। डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन में इसको जनरल एक्सप्लेनेशन क्यों कहा गया? क्योंकि एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन इंक्लूडेड होती है, उसमें एलस्ट्रेशंस होते हैं, प्रोविज़ो होती है और डेफिनेशन होते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है। जनरल एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी चीज़ बताई जाएगी, कोई भी लीगल टर्म बताया जाएगा, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताई जाएगी, एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। प्रोविज़ो की जरूरत होगी तो प्रोविज़ो भी दिए जाएंगे, एलस्ट्रेशन की जरूरत होगी तो एलस्ट्रेशन भी मिलेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में सब कुछ कवर्ड होता है, डेफिनेशन खाली डेफिनेशन होती है। अब सेक्शन 19 में हमने जजेस की बात की। तो जजेस में कौन जज हो सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसका। क्या कलेक्टर, देखो इसमें इलस्ट्रेशन दिए हैं, सारे इलस्ट्रेशन बेयर रख के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कलेक्टर जो है वो क्या जज हो सकता है? कलेक्टर जज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किस अधिनियम के हिसाब से? जब आईपीसी बनी थी उससे पहले क्या चल रहा था? उससे पहले 1860 से पहले 1859 में, अगर 1859 में, यानी कि जो पहले आईपीसी के पहले जो है ये कलेक्टर जो है यही जज का काम भी करते थे, यही सजा भी देते थे, तो इनको पनिशमेंट की पावर थी कलेक्टर्स के पास। तो अगर कोई एक्ट
10 ऑफ 1859 के एक्ट 10 के अंतर्गत कलेक्टर की बात कर रहे हैं। 1859 के अधिनियम के एक्ट 10 के अधीन अगर किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर है तो वो जज की श्रेणी में आता है। ठीक है, अधिनियम 1859 के एक्ट 10 के अधीन किसी वाद में अगर अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया है किसी कलेक्टर ने तो वो जज माना जाएगा उसको। मजिस्ट्रेट बिल्कुल होता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास सजा देने की पावर होती है अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो मजिस्ट्रेट अगर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है और कोई चार्ज वगैरह कुछ किसी के ऊपर लगा है तो उसको सेंटेंस देने की पूरी पावर है और वो जज होता है, तो मजिस्ट्रेट जज होता है। किसी भी आरोप के संबंध में जिसके लिए जुर्माना या कारावास दंड देने की शक्ति अगर उसे प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो और चाहे ना होती हो, अधिकारिता में प्रयोग जो अपनी अधिकारिता है उसका प्रयोग करने वाला न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जो है वो है। ठीक है, मेंबर ऑफ पंचायत का सदस्य, देखो पंचायत का सदस्य जज है, क्योंकि किस एक्ट के अंतर्गत, अंडर द रेगुलेशन 8 ऑफ 1816 ऑफ मद्रास कोड के रेगुलेशन 8 1816 के अंतर्गत जो पंचायत है उसको जज की संज्ञा दी गई है। अच्छा, अगर मजिस्ट्रेट है और जुरिस्डिक्शन पावर एक्सरसाइज कर सकता है लेकिन वो सेंटेंस नहीं दे सकता है तो क्या वो जज की कैटेगरी में आएगा? अगर वो सेंटेंस नहीं दे सकता है तो वो जज की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जज कौन है? जो सेंटेंस दे सकता है। तो आई होप सेक्शन 20 और सेक्शन 19 अच्छे समझ में आ गए। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं सेक्शन 19 के बनते हैं वो आप कर लोगे। अब सेक्शन 21 की बात, मैं मुझे जो अच्छे लगते हैं वो सेक्शन मैं बता रहा हूँ और मैंने एक साथ उनको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक साथ याद रह सकें ये सारे सेक्शन, क्योंकि अलग अलग सेक्शन जो हैं वो याद करना थोड़ा टिपिकल होगा आपके लिए। और इस तरह से अगर आप सेक्शन चंक में एक बैच के रूप में याद करोगे, बैच के रूप में पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट क्या जज होता है? देखो पब्लिक सर्वेंट जो है सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट दिया गया, तो जो मैंने बताया था म्युनिसिपल कमीशन पब्लिक सर्वेंट जो है वो में आता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक सर्वेंट में आता है। यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनर है वो पब्लिक सर्वेंट में आता है। प्रिंसिपल पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता है। एमएलए पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता है। जजेस और मजिस्ट्रेट पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है। प्राइम मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो डेपुटेशन पे अपॉइंटेड है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। किसी कॉलेज का प्रिंसिपल पब्लिक सर्वेंट नहीं है। एडवोकेट पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो सेक्शन 21 आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा। रिवाइज ये कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब सेक्शन 22, देखो जो सेक्शन मुझे सही लगे वो मैंने एक साथ रख लिए। सेक्शन 22 में अब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है और सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस की बात की। तो यहाँ पे एक ही जैसे टर्म्स है इसलिए मैंने इनको एक साथ पढ़ा है। सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस की बात की गई है। ऐसा मतलब तुमने कुछ ऐसा रख रखा है, ऐसी कोई चीज़ रिटेन करना जो कानूनी तरीके से इलीगल है तो वो रॉन्गफुल गेन हो गया, या फिर ऐसी कोई चीज़ अपने पोजीशन से बाहर निकालना, जैसे पोजीशन से आउट करना। पोजीशन में है आपकी, अब पोजीशन से आप बाहर निकाल रहे हो तो रॉन्गफुल लॉस कर रहे हो आप, यानी कि आपके पोजीशन में रखी हुई है आप उसको आप बाहर करना चाह रहे हो, केप्ट आउट करना चाह रहे हो। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी किसी की हड़प ली, अब प्रॉपर्टी हड़पने के बाद आप उसको अब दे रहे हो, उसको बेच रहे हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, उसका टाइटल वैलिड नहीं है और आप बेच रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी कैसे में आ जाएगी? रॉन्गफुल लॉस में आ जाएगी। तो मूवेबल की डेफिनेशन किस में? सेक्शन 22 में है। सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस की है। अब देखो कि किसी व्यक्ति को गेन या लॉस होता है तो क्या होगा? वो डिसऑनेस्टली तो ये मामला हुआ, तो सबसे इसीलिए सारे सेक्शन जो है एक साथ हैं। सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस, फिर सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली। ठीक है, तो इसलिए एक साथ पढ़ने की जरूरत है इनको। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली, सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22, सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस,
सेक्शन 24 तुम्हारा डिसऑनेस्टली और सेक्शन 24 फ्रॉडलेंटली, 24-25 और सेक्शन 26 भी आ जाएगा इसमें, रीज़न टू बिलीव। अगर कोई डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंटली कब होगा, किसी के साथ फ्रॉड कब होगा? फ्रॉड तो तभी होता है जब वो समझे बैठा तो यार ये सही बात बता रहा है, लेकिन अचानक से झटका लगता है, ओ माय गॉड इसने तो मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली। सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली। सेक्शन 26 रीज़न टू बिलीव। ठीक है, ये सारे सेक्शन आपको पढ़ने एक बैच में, ऐसा मुझे सही लगता है, मतलब आपको जैसा सही लगता है वैसा लिख सकते हैं। इसके बाद अगला बैच हमारा कौन सा? सेक्शन 28। जहाँ जहाँ हमारा रिदम बन रहा है हमने वो सारे सेक्शन एक साथ रख लिए ताकि दिमाग में याद होती है। सेक्शन 28 में काउंटर फिट की बात की गई है। काउंटर फिट कैसे? जैसे कि किसी ने किसी चीज़ को काउंटर फिट करी है, डुप्लीकेट, जाली बोलते हैं जिसको, ठीक है, कूट करड़ बोलते हैं, ठीक है। किसी ने कोई सिक्का है और उसी तरह से सिक्के की मशीन लाया और बनाता चला गया और वो फंस गया। फंसने के बाद कह रहा नहीं साहब मैं तो बच्चों को खेलने के लिए बना रहा था, क्योंकि इसमें जो ये इस तरह के 1-2 निशान हैं जो इसमें नहीं है। तो व्यक्ति जो है इस तरह के जो काम करता है तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी ज़रूर कर देता है जो इसे अपने बचने का वो इसको ढूंढ के रखे। लेकिन जो काउंटर फिट है तो इसमें आप ये 28 की डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो ये साफ साफ लिखा गया है कि काउंटर फिट का मतलब यही है, एग्जैक्ट नकल नहीं है तो भी वो काउंटर फिट में आएगा अगर आपने उसको इलीगल तरीके से यूज़ करने की कोशिश करी है तो। देखो काउंटर फिट के साथ साथ अब सेक्शन 28 में काउंटर फिट आ गया, तो इसी में सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट मैंने दे दिया कि डॉक्यूमेंट, तो ये इसका बैच इसलिए बनाया कि 28 29 एक साथ पढ़ो। काउंटर फिट, डॉक्यूमेंट की बहुत फोर्जरी होती है, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की तो आजकल सेक्शन 28 29 और 30 ये हो गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सेक्शन 28 में काउंटर फिट, सेक्शन 29 में तुम्हारा डॉक्यूमेंट हो गया, सेक्शन 30 में आ गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि रेंट नोट वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, यस रेंट नोट वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। प्रोमिसरी नोट वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। कोई डीड है वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस की जो रिसिप्ट होती है, पोस्ट ऑफिस रिसिप्ट या फिर पार्सल, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी में नहीं आता है। कोई लीज डीड है, लीज की कॉपी है, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी में नहीं आती है, ठीक है। डाइवोर्स की डीड जो है, सॉरी डीड ऑफ डाइवोर्स, लीज डीड नहीं, डीड ऑफ डाइवोर्स, ये जो तुम्हारा है ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है, ठीक है। रेंट नोट है, प्रोमिसरी नोट है, ड्राइवर्स की डीड है, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। लीज की डीड जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। पोस्टल रिसिप्ट वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सेक्शन 30 भाई देखो बहुत ध्यान से, 28 29 30 एक साथ पढ़ने हैं आपको। अब मैंने बताया कि ये रिवाइज करने हैं आपको रोज। सेक्शन 20 में कोर्ट, सेक्शन 19 मतलब जज कौन कौन से हो सकता है? पंचायत 8 1816 के अंतर्गत पंचायत जज हो सकती है, ठीक है। कलेक्टर 1859 10 के अंतर्गत कलेक्टर जज हो सकता है। मजिस्ट्रेट जज तब जज होगा अगर वो उसका सेंटेंस देने की पावर है, नहीं है तो जज नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 20 हो गया, सेक्शन 19 हो गया। सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होगा? प्रिंसिपल और एडवोकेट पब्लिक सर्वेंट नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट होंगे, ठीक है। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 23 रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन, सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली, सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली, सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव। ये एक साथ पढ़ने लायक सेक्शन। मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, सेक्शन 23 हो गया रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, सेक्शन 24 हो गया डिसऑनेस्टली, सेक्शन 25 हो गया फ्रॉडलेंटली और सेक्शन 26 हो गया रीजन टू बिलीव। 22 से लेके 26 तक, ठीक है। इसके बाद अगला बैच हमारा आ जाता है 28 काउंटरफिट, 29 डॉक्यूमेंट, 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये बैच यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। अब नया बैच शुरू करते हैं। नए बैच में क्या है? सेक्शन 33। सेक्शन 33 को सेक्शन 149 के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो सेक्शन 33 में कॉमन इंटेंशन की बात की गई है। कॉमन इंटेंशन किसकी होती है? कॉमन इंटेंशन जो है ये एक तरह से एविडेंस का रूल है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में एक बेसिक सा डिफरेंस है, ये कि कॉमन ऑब्जेक्ट में पैसिवनेस
पैसिव में भी काउंट होगा, ये क्राइम है, लेकिन इसमें पैसिवनेस में क्राइम नहीं है। जैसे कि मान लो 2 लोग हैं, कॉमन इंटेंशन की एटलीस्ट 2 लोगों की ज़रूरत होती है। कॉमन ऑब्जेक्ट 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो 2 लोग कोई मिले और उनके दिमाग में कुछ क्राइम करने का दिमाग आया कि हम क्राइम करेंगे, लेकिन क्राइम हुआ नहीं, तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं माना जाएगा, सेक्शन 33 नहीं माना जाएगा। लेकिन सेक्शन 34 है, कॉमन इंटेंशन है सेक्शन 34, सेक्शन 33 है एक्ट और ओमिशन, सेक्शन 33 है एक्ट और ओमिशन, इसलिए इनको एक साथ पढ़ा गया है कि मैंने अभी बताया भी आपको सेक्शन 33 एक्ट और ओमिशन। सेक्शन 34 तुम्हारा कॉमन इंटेंशन हो गया, कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 और सेक्शन 149 इनको एक साथ पढ़ा जाना जरूरी है। कॉमन इंटेंशन मतलब ये हो गया कि जैसे 2 आदमियों के बीच में कोई इलीगल थॉट आया, उन्होंने लगा कि नहीं उन्हें ये सब करना चाहिए, उन्होंने कुछ कर दिया क्राइम तो कॉमन इंटेंशन में आ गया। अब लेकिन 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट है, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, अब वो कहीं पे दंगा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो गए। आप क्या नहीं जी मेरी तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन आप वहाँ थे, पैसिवनेस के बाद भी आप लपेटे में आ जाओगे। तो ये 134 और 149 में बेसिक सा डिफरेंस है। कॉमन इंटेंशन में कॉमन ऑब्जेक्ट में आपकी इंटेंशन नहीं भी है तो भी आप लपेटे में आ जाओगे, अगर आप भीड़ का हिस्सा हो तो, ठीक है। जैसे कि कॉमन इंटेंशन में सेक्शन 34 रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है तो नहीं माना जाएगा कॉमन इंटेंशन। लेकिन सेक्शन 149 में पैसिव मेंबरशिप भी है, अगर आप कह के आप खाली गए भी थे तो भी आप लपेटे में आ जाओगे। अगर कोई भड़काऊ भाषण चल रहा है और आप उस भड़काऊ भाषण में भीड़ का हिस्सा हो तो आप लपेटे में आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 34 के बाद मैंने इसी को 39 के साथ बैच में रखा है, वॉलेंटरली, स्वेच्छा से, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई भीड़ में ज़बरदस्ती आपको गन पॉइंट पे रखे तो आपको ये नहीं आप ये, ठीक है। तो वॉलेंटरली होनी चाहिए, स्वेच्छा से होनी चाहिए। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन है और कुछ क्राइम हो गया या फिर किसी ने आपको ज़बरदस्ती कराया है क्राइम, आपकी इच्छा नहीं थी उसमें, ठीक है, तो वो सेक्शन 39 में आ जाएगा, वॉलेंटरली में आ जाएगा। सेक्शन 40 में ऑफेंस दिया गया, सेक्शन 44 में इंजरी, सेक्शन 44 में इंजरी है, 43 में लाइफ है, ठीक है। देखो सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन थी, इसको 4 और 3 को उल्टा कर दो तो लाइफ आ जाता है। वैसे एक जनरल से ट्रिक बता रहा हूँ। तो सेक्शन 43 में सेक्शन 40 में ऑफेंसेस, 1 सेकेंड लिख लेते हैं। सेक्शन 40 में ऑफेंसेस हैं, ठीक है, ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 39 में वॉलेंटरली दी गई, वॉलेंटरली। सेक्शन 40 में ऑफेंस है, 44 में इंजरी है, ठीक है, और 43 में इलीगल, ठीक है। 34 में कॉमन इंटेंशन है और ये कॉमन इंटेंशन किसी इलीगल कारण की वजह से, तो इसलिए 34 का 43 आप याद कर सकते हो, जस्ट इसको रिवर्स करके। कॉमन इंटेंशन किसी गलत काम के लिए, तो गलत कहाँ डिफाइन है, 43 में डिफाइन है, ठीक है। तो 45 में लाइफ है, जब मैंने कहा लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं भूल सकता, भूल सब सकते हैं। तो जब लिखते हैं तो फ्लो रहता है। 39 में मैंने बताया था वॉलेंटरली, यानी स्वेच्छा से, आपकी स्वेच्छा जरूरी है। 40 में ऑफेंस है, 44 में इंजरी है, 43 में इलीगल है, 34 में कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन के 34 को उल्टा कर दो तो 43 आ जाता है, 43, ठीक है। तो यहाँ पे और 45 में लाइफ आ जाता है। तो 34, 43 और 45, 44, 40 ये एक ही बैच में आने वाले हैं। 39 मतलब स्वेच्छा से, 40 मतलब ऑफेंस, 44 इंजरी, 43 इलीगल, 34 कॉमन इंटेंशन, 44 लाइफ, ठीक है। अब ये एक बैच आपका खत्म हुआ। अब इसके बाद दूसरा नेक्स्ट बैच है 42, जहाँ पे लोकल लॉ की बात की गई है। ये लोकल लॉ क्या होगा, ठीक है। 42 में लोकल लॉ की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें लोकल लॉ की बात की गई है। अब यहाँ पे देखो लाइफ हमने 44 बताया था, 46 में डेथ है, तो लाइफ और डेथ एक साथ है, ठीक है। 47 में एनिमल है, 48 में वेजल है, 50 में सेंटेंस दिया हुआ है कि सेक्शन कौन सा है, 49 में ईयर है, 51 में ऑथ है, 52 में गुड फेथ है, 52A में किसी को संशय देना। तो ये है 6 से लेके 52 जनरल एक्सप्लेनेशन, इनकी डेफिनेशन, इनको एक एक बैच में रखना।
हमने पूरा बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी संडे सैटरडे क्लास है, उसमें हम पनिशमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पनिशमेंट की जो चैप्टर 3 की जो रेंज है वो 53 से लेकर 75 तक है, और उसमें जो जनरल पनिशमेंट है, जो जनरल पनिशमेंट है वो 53 में डिफाइन है। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट सिंपल, रिगरस, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। और उसमें जो सीरियस नेचर के जो ग्रेव ऑफेंसेस हैं, जैसे कि मेजर डेथ सेंटेंसेस के जो चैप्टर हैं वो चैप्टर 6, चैप्टर 16 और चैप्टर 17 हैं। चैप्टर 6 जो है 121 से लेकर 130 इसकी रेंज है। चैप्टर 16 जो है बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंस है उसकी रेंज है 291 से लेकर 370, और चैप्टर 17 जो है वो प्रॉपर्टी के ऑफेंस है जिनकी रेंज है 378 से लेकर 462। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर पनिशमेंट का, क्योंकि आप आईपीसी पढ़ रहे हो तो पनिशमेंट की जितनी भी है पनिशमेंट वो आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ से हमारा बेस अब शुरू होता है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, आपको लगता है कि इस चैनल में जितना भी दिखाया जा रहा है कंटेंट वो कॉन्सेप्चुअली काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। आईपीसी के एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे पूरे वीकेंड बैच में। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।